हरिओम नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कालिदास संस्कृत क्लासेस में आप सभी का फिर से एक नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछले वाले सेशन के अंदर पढ़ा था कि हल वर्ण और अच वर्णों के बारे में, और हमने कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उच्चारण स्थानों के बारे में रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको हम मुख के किस किस भागों से उच्चारित करते हैं, जिसके लिए पाणिनीय व्याकरण के अंदर उच्चारण स्थान करके एक चैप्टर टाइप का भी कुछ दिया हुआ है जो संज्ञा प्रकरण के अंदर आता है। तो आज हमने वो सूत्र भी लिया है और सूत्रों के साथ साथ हम हिंदी के अंदर भी कौन कौन से वर्ण आते हैं उसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो सूत्र है वो है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह अकु विसर्जनीयानाम कंठः, इसका मतलब है कि अवर्ण, कु और विसर्ग ये सब कंठ से हमारे गले से बोलेंगे। तो अब प्रश्न आता है कि कु का मतलब क्या होता है। तो कु का मतलब यहाँ पर है क वर्ग। क वर्ग में आ गया क, ख, ग, घ, यहाँ तक अंग नहीं है, ठीक है। तो क ख ग घ यहाँ तक कंठ से उच्चारित किया जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा जो सूत्र है वह इचु यशानाम तालु। इसके अंदर है ई, य, इचु। तो जैसे चू आया तो चू का मतलब हम यहाँ पे वही समझेंगे च, छ, ज, झ और य। इसके साथ साथ इचु यशानाम तालु के अंदर ई, चू का मतलब हो गया च, छ, ज, झ, य और श, संकर वाला से, ये हम मुख के तालु भाग से बोला जाता है, ठीक है। अब आगे जो हमारा तीसरा सूत्र है वो ऋतु रसाणाम मूर्धा। जो मूर्धा है हमारे मुख का जो भाग है मूर्धा, जिसके हम बोलते हैं रिकार, ऋतु। टू का मतलब हम यहाँ से फिर से वही लेंगे ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और रकार और श, षटकोण वाला श को हम मूर्धा से बोलते हैं। इसी के साथ में हमारा तीसरा सूत्र खत्म होते हुए कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, इन सभी वर्णों को हम मूर्धा से बोलते हैं। ऋतु लशानाम दंतः, संस्कृत के अंदर एक वर्ण आता है लृ, जिसका प्रयोग प्रायः हिंदी भाषा में नहीं किया जाता, कभी कभी किया जाता है। तो ल और तू का मतलब वही से फिर से तवर्ग त, थ, द, ध और आगे ऋतु ल और श, इसको कहते हैं दंतः यानी दांत। ऋतु लशानाम दंतः के अंदर रि, त, थ, द, ध, ल और स से सपेरा वाला स को दांतों से बोलते हैं। उपब्धमान यानी ओष्टो। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उ है तो उ, फिर से पू आया, पू का मतलब होता है पवर्ग, प, फ, ब, भ। ये कहते, इनको बोलने के लिए हमें जरूरी है हमारे मुख के ओष्ठ, जिसको हम होठ भी कहते हैं। तो ये वर्ण बोलने के लिए हमें होठों से ही बोलना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो भी हम बिना होठ मिलाए प नहीं बोल सकते हैं, चाहे तो आप प्रयास करके देख सकते हैं। ए दौतो कंठ तालु। अब यहाँ पर ए और ऐ, ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनको हम कंठ और तालु यानी दो मुख के दो भागों के समायोजन से ही हम इनको बोल सकते हैं, कंठ और तालु। कंठ और मुख के ऊपर वाला भाग तालु। ओ दौतो कंठोष्टम। अब ओ और औ, इनको हम कंठ यानी गले और ओष्ठ यानी होठ से ही बोल सकते हैं। अब जो हमारा नीचे वाला सूत्र है वो यम गणना नाम नासिका च। अब हमने ये एक चीज देखी कि क वर्ग में अंग नहीं आया, अय नहीं आया, ट अणा नहीं आया, तो यम गणना नाम नासिका च। तो इसके अंदर य, म, अंग, ण, न, ये वर्ण जितने भी हमारे वर्ग थे, चाहे क वर्ग हो, ट वर्ग हो, च वर्ग हो, त वर्ग हो, प वर्ग हो, इनके पांचवा वर्ण य, म, ग, ण, न, इनको बोल कहते हैं
इनको कहने के लिए हमें नासिका यानी नाक का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम इन वर्णों को नाक के बिना नहीं बोल सकते। तो हमने जो हमारा वो था यमगणना नाम नासिका च, तो इसी के साथ में हमारा जो अगला सूत्र आता है वो है वकारस्य दंतोष्टम। जो व वर्ण है इसका उच्चारण करने के लिए हमें दांत और होठ, जिसको ओष्ठ कहते हैं, दांत और ओष्ठ इन दोनों के संयोग से ही हम व का उच्चारण कर सकते हैं। जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम, ये प्रायः हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये क और ख ये आधा विसर्ग है, तो ये इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो बस हमें पता रहना चाहिए कि ये भी है नासिका अनुस्वारस्य। अब जो अनुस्वार होता है जिसको हम अंगूर अंग की मात्रा कहते हैं वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण के लिए हम कहें वंश, वंश का जो ये है उसको हम ना। आने वाले सेशन के अंदर हम पाणिनीय व्याकरण के अंदर दिए गए प्रयत्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन के हम इतना ही रखते हैं, आने वाले सेशन के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।